अरावली के बाद ये जो है ये ईस्टर्न प्लेन्स कहलाते हैं, पूर्वी मैदान। और यहाँ पर ये जो रीजन है ये कहलाता है पठार, जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं। ये एक मोटे तौर पर हम इसके 4 भौतिक भाग जो है यहाँ पर कर सकते हैं। अब इस 4 के अंतर्गत हमने सबसे पहले मरुस्थलीय भाग को स्टार्ट किया। मरुस्थलीय भाग को भी हमने यहाँ से 2 भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर डॉट डॉट से मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। ये जो भाग है पहला, जिसको अ कर देता हूं, इसको हमने लिखा है, ये है शुष्क मरुस्थल यानी ड्राई डेजर्ट, और ये है अर्ध शुष्क क्षेत्र जिसे हम सेमी डेजर्ट के नाम से जानते हैं। अब जो शुष्क डेजर्ट है उसमें एक 2 भाग, एक तो शुष्क डेजर्ट है, उसमें एक हल्का सा यहाँ पर भाग है, उस भाग में बालू का स्तूप नहीं। शुष्क मरुस्थल जितना भी है वहां पर धोरे पाए जाते हैं। एक भाग जो है जहां पर धोरे नहीं मिलते हैं, इस भाग को कहा जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक है ये जो शुष्क मरुस्थल है वहां पर। यानी इस भाग को अगर छोड़ दें, इस भाग को जो जैसलमेर पोखरण के आसपास ये पाया जाता है, इस भाग के अलावा पूरे के पूरे क्षेत्र में आपको रेत ही रेत देखने को मिलती है। फिर जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे उसमें अर्धशुष्क, अब अर्धशुष्क प्रदेश है, उसके लिए हमने एक शब्द का और प्रयोग किया था, अर्धशुष्क प्रदेश, जिसे राजस्थान बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके 4 भाग किए, 4 भाग के अंतर्गत सबसे पहले ये ऊपर का भाग है, इसे हम घग्गर, घग्गर का क्षेत्र, फिर है शेखावटी का अंतःप्रवाही क्षेत्र, फिर यहां पर इससे ठीक थोड़ा सा ऊपर है नागौर की उच्च भूमि, और इसके बाद ये रहता है लास्ट भाग लूणी बेसिन, लूणी और जवाई का बेसिन, जिसके अंतर्गत आपके बाड़मेर, जालोर, पाली और अजमेर का क्षेत्र आता है। यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आगे हम अरावली की बात करेंगे। तो अरावली का जो हमने वर्गीकरण किया था, तो अरावली में 3 भाग, एक तो है आपका उत्तरी भाग और एक है आपका दक्षिणी भाग, और बीच में आता है मध्य अरावली का क्षेत्र। तो इसके बारे में आज बेसिकली हमारा अध्ययन रहेगा। स्टार्ट करते हैं और राजस्थान के इस अरावली प्रदेश के बारे में विस्तार से जानते हैं कि अरावली का ये जो प्रदेश है उसकी क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। अरावली प्रदेश तो यह राज्य के मध्य में स्थित है और विश्व की प्राचीनतम वलित, वलित का अर्थ होता है फोल्डेड। अब फोल्डेड का अर्थ होता है जब किसी वस्तु को हम 2 अलग अलग दिशाओं से इसे दबाते हैं या इसे हम कॉम्प्रेस करते हैं, या कॉम्प्रेशनल जो फोर्स लगता है उस फोर्स से जब इसके अंदर बल पड़ जाते हैं, फोल्ड आ जाते हैं, तो उसे हम फोल्डेड माउंटेड कहा करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम साइकिल के अनुसार यह श्रृंखला प्री कैम्ब्रियन यानी जिसे पोलियोजोइक युग कहा जाता है, उस समय की ये पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर का अर्थ ये हो गया कि अगर हम राजस्थान का मैप बनाए, जैसे कि हमने कहा कि ये राजस्थान है, और इस राजस्थान के मैप में अगर हम इसे ड्रॉ करें तो यहाँ पर अगर दिशाओं की बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर दिशाएं कौन कौन सी हैं, तो दिशाओं में जिस प्रकार से दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम का अर्थ होता है दक्षिण कौन सा है, ये वाला, और पश्चिम कौन सा है, ये वाला। तो दक्षिण पश्चिम से यह उत्तर पूर्व की ओर
इस प्रकार से फैली हुई है। यानी इस पर्वत श्रृंखला को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कहें कि ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है आपका ईस्ट। तो वेस्ट, ईस्ट और साउथ, नॉर्थ हमने बनाया है। उस आधार पर देखें तो जो ये है दक्षिण पश्चिम, ये है इसका साउथ वेस्ट और ये है नॉर्थ ईस्ट। तो इस दिशा में राजस्थान के ये फैली हुई है। इस प्रकार से ये पर्वत श्रृंखला राजस्थान के अंतर्गत फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं कि ये जो अरावली है, इस अरावली की जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है वह दक्षिण पश्चिम में अधिक है, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर कम होती है। दक्षिण पश्चिम यानी यहाँ पर इसकी चौड़ाई अधिक है और जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी। कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलती है। यानी ऊपर की तरफ ये नाक के समान यहाँ पर काफी चौड़ी है और ऊपर की तरफ ये संकरी पर्वत माला के रूप में देखने को मिलती है, जो चौड़ाई जो है वह धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है। यह दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक फैली हुई है। तो अगर स्थानों की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गुजरात का पालनपुर, इधर है पालनपुर और इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर है दिल्ली। दिल्ली के अंतर्गत आप रायसीना की पहाड़ियां या फिर इसे राष्ट्रपति जो भवन है वह इसी पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है और पालनपुर के अंतर्गत ये इस प्रकार से फैली हुई है। तो यहाँ पर दो स्थान जैसे कि खेड़ ब्रह्मा जो सिरोही है, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत यहाँ पर पालनपुर और राजस्थान की बाउंड्री पर यहाँ पर खेड़ ब्रह्मा है, वहां से लगाकर खेतड़ी झुंझुनू तक। केवल राजस्थान की बात करें कि दिल्ली जो है वह राजस्थान में नहीं है, तो राजस्थान में इसका जो विस्तार है वह कहाँ तक पाया जाता है, खेतड़ी या झुंझुनू जो जिला है वहां पर पाया जाता है। टोटल 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर कहाँ पर है, यह है राजस्थान में। तो इस पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% जो भाग है वह राजस्थान में है और 20 जो प्रतिशत भाग है वह राजस्थान के बाहरी राज्यों के अंतर्गत देखने को मिलता है। यह पर्वत श्रृंखला राजस्थान को दो असमान भागों में बांटती है। यानी अगर राजस्थान को अगर हम देखें तो राजस्थान का जो वर्गीकरण, ये बीच में जो भाग है, तो ये भाग और ये भाग दोनों है बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग असमान रूप में देखने को मिलते हैं। इस पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर जिले, यहाँ पर मैं लिखता जाता हूं और साथ साथ में आप समझते रहिएगा कि कौन कौन से जिले यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस पर्वत श्रृंखला को अगर मैं इस प्रकार से बनाऊं तो यहाँ पर आप सिरोही और यहाँ पर यूडीपी यानी उदयपुर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको राजसमंद मिलेगा। राजसमंद के बाद आप आगे मध्य अरावली में पहुंचेंगे तो यहाँ पर अजमेर, फिर जयपुर, दौसा और ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको अलवर जो है वहां पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इन राज्यों के अंतर्गत आपको इन जिलों के अंतर्गत इस अरावली पर्वतमाला का विस्तार देखने को मिलता है। औसत ऊंचाई समुद्र तल से देखें तो 930 मीटर तक एवरेज हाइट हमें इस पर्वत श्रृंखला की देखने को मिलती है और उच्चतम ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर 1722 मीटर ऊंची यानी लगभग 1.7 किलोमीटर ऊंचा एक शिखर भी पाया जाता है, जिसे हम संतों का शिखर या जिसे हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। तो ये आपके माउंट आबू के अंतर्गत पाया जाता है। लेकिन हमने कहा कि ये तो हाइट है अधिकतम, लेकिन एवरेज जो निकाला जाता है वह कई चोटियां जो हैं उनको जोड़कर, उनके हाइट को जोड़कर उनकी संख्या का भाग देकर प्राप्त करते हैं, तो वह 930 मीटर देखने को मिलती है। तो इस आधार पर देखें तो राजस्थान का टोटल जितना क्षेत्रफल है उसका 9.3% जो भाग है वह अरावली के अंतर्गत आता है
और 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ये अगर हम बात करें राजस्थान का, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल और जनसंख्या से संबंधित दो आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। क्षेत्रफल के अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा है थार के मरुस्थल को। थार के मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है और वहां पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। और अभी हम वर्तमान की बात करें कि अरावली, तो अरावली के संदर्भ में यही जो डेटा है वो किस प्रकार सा है कि 9.3% जो भूभाग है वहां पर राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। यानी ये दोनों मिलकर 50% जो पॉपुलेशन है उस जनसंख्या को अरावली और थार का मरुस्थल या पश्चिमी जो रेतीला मरुस्थल है वो कंप्लीट कर देते हैं। बात करते हैं अरावली की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है। तो यह प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। गोंडवाना लैंड का अवशेष इसे माना जाता है और कहा जाता है कि प्री कैम्ब्रियन जो काल था उसमें दक्षिणी भाग में पठार, उत्तरी भाग में मैदान एवं पश्चिमी भाग में मरुस्थल और प्रारंभ में ऊंचे ऊंचे पर्वत यहाँ पर देखने को मिलते थे। लेकिन अभी ये आपके इस प्रकार से जगह जगह से कट चुकी है क्योंकि यहाँ पर नदियों ने इसका जो अपर्दन है उस कार्य को बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से ये जो प्राचीन काल है नवीन पर्वतों का, जैसे कि अमेरिकी जो अपलेशन जो पर्वत श्रृंखला है उसके समान ही या इसकी उम्र की ही चट्टानों के रूप में उसे जाना जाता है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी का जो पानी का क्षेत्र है तथा पूर्व में गंगा नदी के बेसिन के मध्य महान जल विभाजक का कार्य करते हैं। महान जल विभाजक का कार्य किस प्रकार से होता है इसको थोड़ा सा मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाता हूं। देखिएगा कि अगर हम अरावली की बात करते हैं तो अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली जो फैली हुई है उसके अंतर्गत अगर उसकी विशेषताएं देखें तो अरावली को जिस प्रकार से हमने कहा कि राजस्थान के अंतर्गत इस प्रकार से फैली हुई, इसके इस तरफ तो है वह है सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जल, और इस तरफ देखें तो गंगा और गंगा की सहायक नदियों का जल। यानी इस पर्वत श्रृंखला से इधर जो भी नदियां जाएगी वो पानी अरब सागर या फिर जो सिंधु नदियों का जो डेस्टिनेशन है अरब सागर, वहां पर पानी गिरेगा और इस अरावली से इस दिशा में जो नदियां जाती हैं वह गंगा और गंगा की सहायक नदियों के माध्यम से अपना पानी बंगाल की खाड़ी के अंदर डालती है। तो बीच में इसको विभाजन जो कर दिया गया है वह इस पर्वतमाला के द्वारा कर दिया गया है, इसलिए इसे महान जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो श्रृंखला है टोटल जो लंबाई कितनी है 692 यानी 692 किलोमीटर टोटल लेंथ है। कहां से? ये गुजरात के पालनपुर से लगाकर ये दिल्ली तक की हाइट। लेकिन केवल राजस्थान की बात करें तो इसके अंतर्गत हम कहें तो लगभग 550 किलोमीटर जो है वह राजस्थान में है और इस आधार पर लगभग 80% जो भाग है वह राजस्थान के अंतर्गत आता है। टोटल 13 जिले जो है इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर हमने 12 डिस्ट्रिक्ट को पढ़ा था, यहाँ पर 13 जिले हैं। सिरोही, उदयपुर और राजसमंद ये तीनों ही इस अरावली के दक्षिण के अंतर्गत है। अरावली के मध्य भाग में है अजमेर और उत्तर भाग में जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर पाए जाते हैं। और इसके अलावा सिरोही, उदयपुर के अलावा डूंगरपुर को जो भाग है वहां पर भी इस पर्वत श्रृंखला के कुछ भाग देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से 13 जिले जो हैं इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अरावली जो पर्वतमाला है वह राजस्थान के अंतर्गत एक प्रमुख जल विभाजक का कार्य वाटर डिवाइडर के रूप में दोनों और पूर्व और पश्चिम में नदियां बहती है। कुछ नाले हैं सोमेश्वर, हाथीगुड़ा,
उन दर्रों से जोधपुर उदयपुर के मध्य जाने वाले रेल मार्ग और विभिन्न सड़क मार्ग जाते हैं। अबुल फजल जो हुए हैं प्रसिद्ध इतिहासकार, उन्होंने इस पर्वत श्रृंखलाओं को ऊंट की गर्दन के नाम से संबोधित किया है। ये भी थोड़ा बहुत याद रखा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं अरावली का विभाजन। अब अरावली का जो विभाजन है वह किस प्रकार से किया गया है, यानी कितने भागों में इसे विभाजित किया गया। तो अरावली के बारे में हमने सबसे पहले कहा कि अरावली जो है, अगर मैं यहाँ पर बनाऊं कि ऊपर की तरफ पतला है, नीचे की तरफ इस प्रकार से चौड़ा है, और इस अरावली के 3 भाग हमने अगर करें तो यहाँ पर 3 भाग कुछ इस प्रकार से हो सकता है, पहला, दूसरा और तीसरा। जो उत्तर की तरफ है उसे हम उत्तरी अरावली प्रदेश, जो बीच में है उसे मध्य अरावली, और जो दक्षिण में है उसे हम दक्षिण अरावली के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से सबसे नीचे की तरफ दक्षिण अरावली, मध्यवर्ती अरावली और उत्तरी पूर्वी अरावली के रूप में हम इन्हें 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम जिलों का भी जिक्र कर लेते हैं। जो दक्षिणी है वहां पर आपको 3 जिले देखिएगा, एक तो है राजसमंद, एक है उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही जो है इसके अंदर शामिल किया जाता है। अजमेर जो है वह इसमें शामिल किया जाता है। जयपुर, दौसा, अलवर, मुख्य रूप से जो मुख्य मुख्य हैं, झुंझुनू वगैरह है, सारे ही हैं, लेकिन यहाँ पर इन सभी को इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। तो 3 भाग हैं। इन तीनों भागों के अंतर्गत सबसे पहले हम दक्षिणी अरावली की बात करते हैं, जहां पर उदयपुर, सिरोही और राजसमंद आते हैं। तो इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद इन जिलों को शामिल किया जाता है। पूर्ण रूप से ये पूरा का पूरा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है। इस प्रदेश की सर्वोच्च शिखर के रूप में 1722 मीटर जो है वह गुरु शिखर को माना जाता है। अब गुरु शिखर के संदर्भ में देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक बना दी है पहाड़ी। अगर मीन सी लेवल से बात करें कि जैसे कि यहाँ से इसकी हाइट को मैं यहाँ से नापना शुरू करूं कि इसकी जो हाइट है वह हाइट कितनी है, तो इस हाइट को अगर मैं नापना चाहूं तो मैं पाऊंगा कि ये जो हाइट है, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो हाइट है वह कितनी है। तो ये जो हाइट है ये मिलती है आपको 1722 मीटर, यानी 1.72 किलोमीटर। लेकिन अभी कंफ्यूजन क्या होता है कि कंफ्यूजन की स्थिति तब बनती है कि जब कहा जाता है कि ये 1727 है। तो शिखर तो यहाँ पर हो गया हमारा कंप्लीट। अब इस शिखर के ऊपर आपको, अगर आप माउंट आबू गए हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। अब इस मंदिर के ऊपर यहाँ पर ये हमने बना दी टेकरी, और यहाँ पर झंडा वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक की अगर इसकी हाइट को देखें तो ये जो हाइट होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो रहती है, अगर इसे अगर हम कैलकुलेट करें कहाँ से, मीन सी लेवल से, मीन सी लेवल से इसको हम यहाँ तक काउंट करें तो ये जो लंबाई होती है ये होती है 1727 मीटर। तो 1727 इस शिखर तक है। तो ये चोटी की लंबाई नहीं है, ये इस मंदिर की है। तो लगभग कितने का फर्क आ गया आपके, 22 से 27, 5, तो 5 मीटर का फर्क आ गया। 5 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, 15 फीट। लगभग 15 फीट जो है इस मंदिर की ऊंचाई है, जिसको उसको चोटी की ऊंचाई के अंदर शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए 1722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई को माना जाता है। बढ़ते हैं आगे, सर्वोच्च शिखर हो गया। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ की अन्य चोटियां, अन्य चोटियां कौन कौन सी है, तो शेर, ठीक है, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ये कुछ चोटियां हैं जो यहाँ पर पाई जाती है। यानी फर्स्ट नंबर पर तो है आपके ये, तो इसको थोड़ा सा इस प्रकार से याद करता है, गुरु से दिल जरा, ठीक है। तो इससे गुरु शिखर, शेर,
दी से दिलवाड़ा, ज से जरगा याद रखा जा सकता है। ट्रिक जो है इस प्रकार से, ये 1597 मीटर, देलवाड़ा जो है वह 1442 मीटर, यानी इसको किलोमीटर में 1.59 किलोमीटर कहा जा सकता है, इसको 1.4 किलोमीटर कहा जा सकता है, ये भी 1.4 किलोमीटर है, ये 1.3 किलोमीटर है, ये 1.2 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग चोटियां जो यहाँ पाई जाती है उनकी हाइट। यहाँ पर कुछ दर्रे पाए जाते हैं। अब दर्रे क्या होते हैं उसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, जिसे नाल कहा जाता है, जैसे कि देशूरी की नाल। अब नाल या दर्रे का अर्थ क्या होता है, जैसे कि कोई पर्वत हम बना देते हैं, ये पर्वत है, अब ये पर्वत जब इसका इरोजन हो जाता है तो बीच में इस प्रकार का यहाँ पर बन जाता है दर्रा, ये है दर्रा, या इसे कहा जाता है पास, जो एक आवागमन का रास्ता, यानी यहाँ से रास्ते निकाले जाते हैं, दो या पहाड़ों से अंदर से जो रास्ते निकाले जाते हैं वो इसी प्रकार से दर्रों के माध्यम से निकाले जाते हैं, तो इनको नाल के नाम से जाना जाता है। ये जो नाल है तो कौन कौन सी हैं, तो जीलवा की नाल, जिसे पगलिया नाल कहा जाता है। तो पगलिया यानी हम इसके माध्यम से सीढ़ी, पगलिया का अर्थ होता है सीढ़ियों के द्वार। तो आप शायद परशुराम महादेव गए होंगे, तो परशुराम महादेव मंदिर से ऊपर की तरफ सीढ़ियां जाती है और वो सीढ़ियां सीधी नीचे की तरफ उतरती है और सीधा क्या आ जाता है, मेवाड़। परशुराम महादेव का मंदिर जो है वह मारवाड़ में गिना जाता है और वो जो मेवाड़ में जाने, तो पगलियों के माध्यम से यानी सीढ़ियों के माध्यम से आप कहाँ पहुंच गए, मेवाड़, इसलिए उसे कहा जाता है पगलिया की नाल, यानी वहां पर सीढ़ियां बनाई गई हैं, सीढ़ियों के माध्यम से आप उस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। फिर है सोमेश्वर की नाल, जिसका विकट और तंग दर्रा है। हाथी गुड़ा की नाल, जो कुंभलगढ़ दुर्ग इसी पर, ये हाथी जो नाल है इसको आप जानते होंगे। तो आप जब रणकपुर से जब आप जाते हैं, नाम में स्लिप हो रहा है, कुंभल की तरफ से से नाम आ रहा है, स्लिप हो रहा है, तो वहां जब आप कुंभलगढ़ की तरफ से जाते हैं या रणकपुर से जब आप उदयपुर जाते हैं, उदयपुर जाते हैं, तो आप इसी मार्ग से हाथी नाल के माध्यम से या इसी जो हाथी लगे हुए हैं, आपने देखा होगा कि दो हाथी उस रोड पर लगे हुए हैं दोनों तरफ, और इस रास्ते से आप जाते हैं। इसी प्रकार से स्वरूप घाट जो है वो आपको पिंडवाड़ा वगैरह क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकता है। देसूरी की नाल, देसूरी और चारभुजा का जो क्षेत्र है उसके बीच देखने को मिलता है। दिवेर और हल्दी घाटी का जो दर्रा है वो राजस्थान जो राजसमंद है उस जिले में जो हल्दी घाटी वाला जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा आबू पर्वत जो है, आबू पर्वत यानी माउंट आबू की बात की जा रही है, उसके पास एक पठार है, उड़िया का पठार। इस उड़िया पठार का जो क्षेत्र है वह आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है और इसी जो है, तो इसमें जो ये जो उड़िया का पठार है ये गुरु शिखर जो चोटी है उसकी ठीक नीचे पाया जाता है और गुरु शिखर को संतों का शिखर के नाम से भी कर्नल जेम्स टॉड ने उसका उद्भेदन या नाम रखा गया है। अगर हम हिमालय से और नीलगिरी कर्नाटक का है उसके बीच में सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाती है 1722 मीटर ऊंची ये चोटी मानी जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं दक्षिणी अरावली के संदर्भ में थी। मध्यवर्ती अरावली की बात करें तो मध्यवर्ती अरावली मुख्य रूप से अजमेर जिले के अंतर्गत देखने को मिलती है। यहाँ पर पर्वत श्रेणियों के बीच में कई घाटियां और समतल स्थान देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर पर्वत है, पर्वत के बीच में आपको यहाँ पर घाटी या फिर दर्रा देखने को मिल सकता है या फिर वहां पर आपको समतल स्थान भी देखने को मिलती है मध्यवर्ती अरावली के अंतर्गत। तो अजमेर के दक्षिणी पश्चिम में तारागढ़ की पहाड़ी और पश्चिम के अंतर्गत सर्पिलाकार यानी इस प्रकार की जो पर्वत श्रेणियां हैं जिसके अंतर्गत नाग पहाड़ है जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कुछ दर्रे मध्यवर्ती अरावली में है जो बर ब्यावर के अंतर्गत आप बरदर्रा, परवेरिया, शिवपुरा घाट, सुरा घाट, देबारी, झीलवाड़ा, कच्छवाली, पीपली, अनरिया, ये कुछ वहां पर आपको छोटे छोटे दर्रे पासेस देखने को मिलते हैं। लास्ट जो भाग बचता है अरावली का जिसे उत्तरी पूर्वी अरावली के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत जयपुर, दौसा और अलवर
ये अरावली का सबसे ऊपर वाला भाग है, यानी हम सबसे ऊपर की तरफ पहुंच चुके हैं। ये जो भाग है सबसे ऊपर का वाला, इसे हम उत्तरी पूर्वी अरावली के नाम से जानते हैं, और जिलों का नाम आपके सामने है, जयपुर, दौसा, अलवर। क्या विशेषता है? तो यहाँ पर अरावली की जो श्रेणियां हैं अनवरत न होकर दूर दूर हो जाती, यानी इस स्थिति में आपको अरावली के छोटे छोटे टुकड़े इस प्रकार के देख रहे हैं। यानी यहाँ पर देखिएगा कंटिन्यूटी है, लेकिन यहाँ पर जगह जगह से टूटा हुआ, यानी यहाँ पर दर्रे बन चुके हैं, आर पार जाने का रास्ता है। संभवत ये ऐसा इस कारण हो सकता है कि नदियों ने इसे बहुत काट काट कर काफी छोटा बना दिया। यहाँ पर पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वह आपको कम देखने को मिलती है, यानी लगभग आधा किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो जो ऊंचाई है चोटियों की वह यहाँ पर कम होती हुई नजर आएगी, यानी ऊंचाई आपको वहां पर कम देखने को मिलेगी। प्रमुख जो पीक्स है उसकी बात करें तो रघुनाथगढ़ शिखर में लगभग 1 किलोमीटर और 55 मीटर, यानी 1055 मीटर ऊंचा पर्वत शिखर जो है रघुनाथगढ़। फिर है खो जो जयपुर में है, बहराच जो अलवर के अंतर्गत है, इसके अलावा बरवाड़ा जयपुर जो 786 मीटर ऊंचा है। ये पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। इस मैप के माध्यम से आप अलग अलग जिलों के अंतर्गत पाई जाने वाली विभिन्न पहाड़ियों और चोटियों के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि सिक्कर के अंतर्गत आपको हर्ष पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, इसके अलावा रघुनाथगढ़ जो है या फिर तोरावटी जो है, ये आपको सिक्कर के अंदर देखने को मिलेंगे। जयपुर की बात करें तो सेवर पहाड़ी, बैराट पहाड़ी, सलाना की पहाड़ी। अजमेर की बात करें तो नाग पहाड़ी, तारागढ़, ताड़गढ़। इसी प्रकार से जैसलमेर के अंतर्गत त्रिकुट पहाड़ी, जोधपुर के अंतर्गत चिड़िया टूक पहाड़ी, जिसके अंतर्गत आप जिसके ऊपर ही आपका मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, मेहरानगढ़ जो है इसी चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। बाड़मेर की बात करें तो नाकौड़ा पर्वत तो है ही है, इसके अलावा 56 की पहाड़ियां। तो सिवाना और मोकलसर के बीच में लगभग 56 गोलाकार पहाड़ियां हैं, जिसके के अंतर्गत आपका पीपलून क्षेत्र का हल्देश्वर महादेव है जो क्षेत्र आता है, जिसे मारवाड़ का मिनी माउंट आबू भी कहा जाता है, वह स्थित स्थान है। तो 56 गोलाकार पहाड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं, तो उस कारण इसको 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। जालौर के अंतर्गत ग्रेनाइट की पहाड़ी, सुंदा माता पर्वत, जसवंतपुरा की पहाड़ियां पाई जाती है। सिरोही की बात करें तो यहाँ पर भाकर पहाड़ी, गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़, उड़िया का पठार, आबू का पठार, ये कुछ पठार यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गिरवा, जरगा, लंगड़ा, लसड़िया, भौराट, ये सारे के सारे जो हैं आपको उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में जो पाया जाता है मेषा का पठार देखने को मिलता है। कोटा में मुकंदवाड़ा की पहाड़ियां तो देखने को मिलती है। बूंदी के अंतर्गत आडा वाला पहाड़ देखने को मिलता है। भीलवाड़ा के अंतर्गत बीजासर पहाड़ आपको देखने को मिलता है। तो ये पूरे के अलग अलग प्रकार के जो पहाड़ है वो आपको देखने को मिलते हैं। अरावली के जो प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? तो गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर, सिरोही जिले के अंतर्गत है। शेर भी सिरोही के अंतर्गत है 1597 मीटर। दिलवाड़ा भी सिरोही के अंतर्गत है 1442 मीटर। जरगा, ये तीन बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बाद उदयपुर का स्थान आता है जो 1431 मीटर ऊंची है। फिर उसके बाद पुनः सिरोही के अंतर्गत अचलगढ़, अचलगढ़ पहाड़ी पर अचलगढ़ दुर्ग बना हुआ है 1380 मीटर। रघुनाथगढ़ जो शिखर के अंतर्गत है 1055 मीटर। खो जो जयपुर के अंतर्गत है, और तारागढ़ की पहाड़ी जो 870 मीटर ऊंची है और अजमेर के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपके अरावली का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत